डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी के पेपर सोल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है राजस्थान के मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का पेपर 2011। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस का पेपर है। हालांकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेंगे, वो आपके अभी के एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, बट डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टैटिक जी के जीएस के होंगे जो आपके इस एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के डिस्कशन से आप कुछ न कुछ जरूर आपके पेपर में पाओगे, मतलब कुछ मार्क्स तो जरूर स्कोर करोगे। अब ये मैं कमिट तो नहीं करूंगा कितना करोगे, बट डेफिनेटली करोगे। तो आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम फर्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये इसलिए भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कह रहे थे इसके आंसर की नहीं है, तो डिस्कस कर देता हूँ। Who had the chance of चीफ गेस्ट एट द प्रवासी भारतीय दिवस? ये 2012 में मनाया गया था। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2011 में वैकेंसी आई थी, बट इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो हुआ था मई 2014 में। तो आप उसी सेंस में देखिएगा कि किस तरीके से ये कितने पुराने क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसको आपको करंट अफेयर में लेना है कि नहीं लेना है, आप अपने हिसाब से देख लो। 2 साल बाद पूछा गया है ये ना। तो अभी जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, यही उस टाइम पे भी चीफ मिनिस्टर थे। आपके प्रतिभा पाटिल उस समय पे प्रेसिडेंट थी, मनमोहन सिंह जी पीएम थे, सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी, इन्हीं की पूरी पार्टी का ये था। बट यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, जो ऑप्शन है आपका 4, कमला प्रसाद बिसेसर। अब ये कौन है? ये बेसिकली एक इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर थे। एक देश है आपका कैरेबियन देश जिसे हम कहते हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक देश है बेसिकली, वहाँ के ये पीएम थे, इसलिए इनको बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के थे। और उसी सेंस में प्रवासी भारतीय दिवस तो उन्हीं के लिए बनाया जाता है जो एनआरआई हैं और कुछ अच्छा अचीव किए हैं, इसलिए उनको बुला लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सिटी ऑफ राजस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश? अब इसको भी देख लो आप, करंट अफेयर में लेना है कि नहीं लेना है। उदयपुर में स्टैब्लिश किया गया था 2011 में, बट पेपर कब हुआ है? ये पेपर हुआ है 2014 में, तब ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका 3IIM उदयपुर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ? अब ये देखिए, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत सारे राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया है। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। पहली चीज कि जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका मैक्सिमम 15% आप मिनिस्टर बना सकते हो, ठीक है। तो राजस्थान की टोटल कितना है? 200 है ना, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ है। टोटल कितना है? 200 है। तो 200 का 15% कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 30। तो टोटल कितनी हो सकती है? 30। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। बट एक चीज और आप ध्यान रखना, ये ऑप्शन कई तरीके से चेंज कर देते हैं। कभी यहां पे लिखा रहेगा 29 + 1 सीएम, तो ये सीएम को इंक्लूड करके है, ध्यान रखना इसको। कभी आपसे ये पूछ लेगा कि मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम होते हैं आपके 12। तो कभी मैक्सिमम पूछता है, कभी मिनिमम। मिनिमम में भी कभी कभी ऑप्शन आपको ऐसे दिया रहेगा कि 11 + 1 सीएम, तो वो आप ध्यान दे लेना। मैक्सिमम 30 होता है, उसको 29 + 1 सीएम लिख देते हैं। मिनिमम 12 होता है, उसको 11 + 1 सीएम लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अभी करंट की स्थिति की बात करें तो एक आपके पास सीएम है जो हर जगह होते हैं, 9 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 10 आपके हो गए स्टेट मिनिस्टर। मतलब पूरी सीट वैकेंट है, कुछ भी चांस नहीं है कि आगे बनाए जाए। और अगर इनके पास कंस्ट्रेंट नहीं होता, अपर कैप नहीं होता, तो आप सोच के देखो, सारे एमएलए लड़ाई कर रहे होते मुझे भी बनाओ, और सरकार भी उनको सेटिस्फाई करने के लिए सबको कोई ना कोई मिनिस्टर बना देती। वन मंत्री, पानी मंत्री, ज्ञान मंत्री, बाट मंत्री, लड़ मंत्री, सब बन जाते, सब मंत्री बन जाते। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ मनी बिल पास्ड बाय द विधानसभा इन प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, व्हाट ऑप्शन इज अवेलेबल टू हिम? ठीक है, तो अगर गवर्नर के प्रेजेंस में मनी बिल आती, पहले आप ये समझ लो, मनी बिल का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सेंटर के कॉन्टेक्ट में ना। मनी बिल इसलिए एक तरह की ये फाइनेंस बिल है ना, मनी बिल फाइनेंस से रिलेटेड मैटर के लिए लाया जाता है ये। अब कई बार क्या होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसका जो राज्यसभा है उसमें बहुमत नहीं है, तो बिल राज्यसभा में लटक जाएगा, तो वो क्या करते हैं ना, उस बिल को मनी बिल लेके आते हैं
बेसिकली इसको कहा जाता है कि राज्यसभा को बाईपास करना होता है, जिस मैटर को उसको मनी बिल लेके आते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि जल्दी करना होता है, क्योंकि जब मनी बिल बन के कोई बिल आती है तो राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर बचता है, ठीक है, ऑप्शन नहीं बचता है कि उसमें कुछ मॉडिफाई वो कर पाए। और प्रेसिडेंट का पावर, गवर्नर का पावर भी थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। ओके, तो क्या क्या होते हैं दोनों रेफरेंस में बता देता हूं, सेंटर और स्टेट के दोनों के रेफरेंस में। अब यहां पे गवर्नर की बात किया गया है, तो क्या क्या गवर्नर के पास ऑप्शन होते हैं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कौन सा ऑप्शन नहीं अवेलेबल है ये होना चाहिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो अवेलेबल होते हैं। गवर्नर उसको एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। वैसे ही प्रेसिडेंट सेंटर का मैटर है तो रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए, जो कि बाकी बिल में कर सकते हैं, मनी बिल में नहीं कर सकते हैं। बाकी गवर्नर के पास एक ऑप्शन और हो सकता है कि इसको रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के भेजने के लिए, ठीक है। फिर अगेन प्रेसिडेंट के पास वही सारे पावर हो सकते हैं कि रजामंदी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और प्रेसिडेंट भी यहाँ पे रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। इसी तरीके से सेंटर होता है, देखो जनरली यहाँ पे ना जो सेंटर गवर्नमेंट होती है उसमें कियोस नहीं होता है, चाहे बिल कैसे भी आए। कई बार क्या होता है कि सेंटर गवर्नमेंट का तो प्रेसिडेंट, सेंटर गवर्नमेंट में जो सरकार होती है उसी का प्रेसिडेंट भी होता है, मैक्सिमम क्या 100% उसी का होता है, क्योंकि वोट बैंक उसी का ज़्यादा होता है। बट स्टेट में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है किसी और पार्टी का हो, और गवर्नर तो सेंटर गवर्नमेंट जिसकी, जैसे मान लीजिए राजस्थान में है। कई बार क्या करते हैं कि गवर्नर भी बिल पे बैठ जाते हैं, कुछ देते नहीं हैं, तो उस केस में भी स्टेट गवर्नमेंट कई बार ये चीज़ें करने के लिए कि रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं आए, या फिर गवर्नर के पावर को लिमिटेड करने के लिए एज ए मनी बिल उसको लेके आते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसकी कंप्लेन हुई थी, जो अपोजिशन के लीडर उन लोगों ने कंप्लेन किया था कि प्राइवेटाइजेशन का जो मैटर है ना, पीएसयू जो बैंक, उनके प्राइवेटाइजेशन का जो मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उस समय उसके राज्यसभा में बहुमत नहीं थी, तो राज्यसभा को बाईपास करने के लिए एज ए मनी बिल उसको लेके आ रहे थे। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो ये पावर होता है स्पीकर के पास। और स्पीकर किसके होते हैं भाई, जिसकी सरकार होती है उसके स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज मैंने आपको बता दिए, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द ऑफिस ऑफ पुलिस कमिश्नर हैज बीन सेटअप। तो ये भी एक तरह का स्टैटिक क्वेश्चन है, सेटअप किया था गया था काफी टाइम पहले, बट अभी भी जो कमिश्नरेट हैं वो 2 ही जगह हैं, जयपुर और जोधपुर, जो कि बेसिकली सेट किया गया था जनवरी 2011 में। अब कमिश्नरेट क्या होता है या क्यों रखा जाता है, जहां की पॉपुलेशन, जहां पहले कई बार इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है इसके क्राइटेरिया में, बट अभी की बात समझ लो आप, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो वहां पे कमिश्नरेट बनाया जा सकता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कमिश्नरेट इसलिए बनाती है क्योंकि जो पुलिस वहां पे पुलिस की जो पोस्टिंग होती है, मतलब पुलिस के पास ज्यादा पावर आ जाते हैं, पुलिस का पावर तो उनके पास रहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला पावर भी आ जाता है, और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, या तो डीजीपी को रिपोर्ट करेंगे, मतलब पुलिस का जो स्टेट हेड होता है उसके पास रिपोर्ट करेंगे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। बीच में किसी के पास रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो थोड़ा कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कमिश्नरेट बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर एंड जोधपुर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच एक्टिविटी वुमन एथलीट इन द राजस्थान कृष्णा पुनिया, ये कॉमनवेल्थ गेम की बात है, डिस्कस थ्रो, बेसिकली जो डिस्क होती है, एक डिस्क टाइप दिखता है ना, डिस्क रहती है, हाथ में पकड़ के घुमा के फेंकते हैं, ये वही वाली गेम की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जीता था, अब ये कांग्रेस की एमएलए भी हैं, नेता बन गई हैं। खैर ये आप कह सकते हो ये भी करंट अफेयर में नहीं काउंट करेंगे, 2010 का मैटर पूछा जा रहा है 2014 में। तो इस टाइप की चीज़ें जो राजस्थान से रिलेटेड हैं उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना चाहिए कि कोई एथलीट है, कोई राइटर है, कुछ लिखा है या किसी ने कुछ जीता है, अगर राजस्थान से रिलेटेड है तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा। अब ये बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है, अरुण जेटली जी थे उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन। और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इस समय का पूछा जाए तो इस समय का राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बट जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है वो सीट वैकेंट है। मैं भी पूछ ले आपसे वैकेंट क्यों है। वैकेंट इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि जो लार्जेस्ट पार्टी होगी ना
वो अपने लीडर को नॉमिनेट कर सकती है बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। बट एक कंडीशन और है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का उसका 1/10 एमपीज होने चाहिए उनके पास, बट ऐसा किसी पार्टी के पास है नहीं। कांग्रेस है लार्जेस्ट पार्टी, बस उसके पास कितने हैं 52 हैं, 55 होने चाहिए एज पर रूल, बट नहीं हो पाए हैं। तो ये 2014 से ही वैकेंट चल रही है लोकसभा के अपोजिशन वाली जो लीडर ऑफ अपोजिशन वाली सीट है। कई सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि लीडर ऑफ हाउस कौन होता है, पीएम होता है। रूलिंग पार्टी है उसको पीएम कंट्रोल कर लेता है, बट जो पार्टी अपोजिशन में है उनको यूनाइट कौन करेगा या उनका लीडर कौन बनेगा। अगर कोई है ही नहीं तो कोई नहीं रहता, जैसे इस टाइम कोई नहीं है तो कंसेंसस नहीं बन पाते हैं अपोजिशन पार्टीज में, और कई सारे और पावर मिलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन विच डेट ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। तो ये बेसिकली स्टैटिक्स के क्वेश्चन है। आप ध्यान रख लो कि आपके एग्जाम के आसपास जो मंथ है अगर उनमें कोई सा ऐसा डे आया है जो इंपॉर्टेंट है तो वो आपको पता होना चाहिए, मे बी आपके एग्जाम में अपीयर हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी, दिसंबर 10th। और इसको 1948 में यूएन ने अडॉप्ट किया था कि दिसंबर 10 को हम एज अ ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसी रेफरेंस में पूछा गया है जब ये पेपर हुआ था। तो हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर अभी पूछा जाएगा तो अभी के लिए आपको बताना है, अभी हैं सुशील चंद्रा जी, मतलब 13 अप्रैल 2021 से हैं और अभी तक वही हैं। बट ये उस रेफरेंस में है तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सेकेंड, SY कुरैशी जी। ये बने थे 2010-2012 तक ये थे। उसके बाद VS संपत भी आ गए थे 12 से 15 तक, बट ये संपत वाला ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो अब पता नहीं ये उस 2011 वाले पेपर के सेंस में होगा, ठीक है। बट जो आपका टेन्योर जब पेपर हुआ था उस टाइम पे 2012 से लेके 2015 तक तो VS संपत जी थे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन इंडिया व्हेन वाज द कास्ट बेस्ड सेंसस हेल्ड बिफोर 2011। 2011 में तो हुआ था, ये पूछ रहे नहीं उससे पहले कब हुआ था। तो उससे पहले कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था आपका 1931 में। सेंसस बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, 1881 में सेंसस स्टार्ट किया गया था। उसके बाद कंटिन्यूसली चला जा रहा था। उस समय अंग्रेजों का टाइम था, पूरा आपका जो अफगानिस्तान से पहले वाले रीजन हो गए, मतलब जितनी उनकी टेरिटरी थी ना सब जगह वो सेंसस करवाते थे। खैर अभी के लिए आपका ऑप्शन है सेकंड, 1931 में हुआ था। उसके बाद 2011 में हुआ और फिर से जो है गवर्नमेंट से डिमांड की जा रही है कि कास्ट बेस्ड किया जाए। अपोजिशन पार्टी का ये ब्लेम भी है कि सरकार ने तो कास्ट बेस्ड किया है, खुद तो वो जानते हैं बट वो उसको लीक नहीं करना चाहते। अब ये अलग डिबेट है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी जो डिमांड कर रही है उनका अपना है कि भाई हमको पता चले कि किस तरीके से हमको पॉलिटिक्स करना है, किस जाति को अपने पाले में लेना है, किसको छोड़ना है, सबका अपना अपना तरीका है। और अल्टीमेटली तो ये सारा पॉलिटिक्स ही है। हु इज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू प्रूव 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। अब ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आप ले सकते हो, उस सेंस में कह सकते हैं, हालांकि ये भी पुराना क्वेश्चन है। तो 11 का ऑप्शन है आपका 3, PC चौको, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर लो, ये बेसिकली थे। अब ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, ये बेसिकली जो बिल्स उल्स आते हैं, पार्लियामेंट की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको एग्जामिन करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एक तरह की एडहॉक बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? एडहॉक बॉडी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ऑन व्हाट डेट अन्ना हजारे स्टार्टेड हिज हंगर स्ट्राइक इन दिल्ली 2011। हालांकि इस स्ट्राइक में मैं भी गया था, फॉर्चुनेटली उस टाइम पे वहाँ पे थे, हम लोग गए थे, 2-3 बार मैं गया था इस स्ट्राइक में। बहुत लोग आते थे, लाइन में लग के जाना पड़ता था, इतना भीड़ हुआ करती थी। हालांकि जब अन्ना हजारे जी ने कहा था कि वो स्ट्राइक करेंगे, उससे 4-5 घंटा पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही उनका अरेस्ट हुआ और अनाउंसमेंट हुआ, पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़। हम लोग जब जा रहे थे तो मेट्रो में भी लोग आके कह रहे थे, मेट्रो में जो वॉलंटियर थे उसके बेसिकली एंटी करप्शन के, वो लोग कह रहे थे कि अन्ना हजारे को ज्वाइन करिए। लोग जॉब छोड़ के ऐसे तैसे बहुत लोग जा रहे थे। मतलब ऐसा हो गया कि जो उनका जो कस्टडी बढ़ाई गई थी 7 डेज के लिए, तिहाड़ जेल में उनको उस टाइम भेजा गया था। फिर देखा गया कि हर जगह प्रोटेस्ट होने लगा, तो लोग उसी दिन की बात है रिलीज किए।
बट अन्ना हजारे जी कहे अब तो हम नहीं जाएंगे भाई, अब तो हम तिहाड़ से ही हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया था तिहाड़ से ही, बाद में अनकंडीशनल तरीके से उनको छोड़ा गया। पहले छोड़ रहे थे तो कह रहे थे कि आप हंगर स्ट्राइक नहीं करोगे तब हम आपको छोड़ेंगे। अन्ना हजारे जी कहे कि फिर तो हम जेल में ही रहेंगे, नहीं जाएंगे। और फिर आंदोलन हुआ और एक पार्टी भी आई, आम आदमी पार्टी, जिसको आप जानते ही हो, खैर स्ट्रगल कर रहे हैं। जब भी आंदोलन होता है कोई बड़ा तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होती है। आज के जितने भी बड़े नेता आप देख रहे हो ना, सारे ये जो जेपी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था इमरजेंसी से पहले वाला, ये उसी की देन है सारे नेता आज के जो हैं। चलिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु कैन वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है। कौन कौन उसके हिस्सा होते हैं, तो जो इलेक्टेड एमपीज और एमएलए होते हैं वो उनको वोट दे सकते हैं, ठीक है। स्टेट के, यूनियन टेरिटरीज के जो भी होते हैं वो दे सकते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, इलेक्टेड एमपी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बट जो नॉमिनेटेड होते हैं वो नहीं दे सकते। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पे, 4 हो जाएगा। चलिए, विच 5 ईयर प्लान इज ऑपरेशन एट प्रेजेंट, मतलब ये उस टाइम के हिसाब से पूछा गया था कि कौन सा 5 ईयर प्लान अभी चल रहा है। तो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में। कब से स्टार्ट हुआ था, 1951 में। ये मत सोच लेना कि जब देश आज़ाद हुआ उसी समय से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 11th जो 5 ईयर प्लान था वो 2007 से लेकर 2012 से चला। 12 वाला जो था वो 2012 से लेकर 2017 तक चला। 2017 के बाद सरकार ने ऑब्वियसली कोई 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं किया, डिफेंस के लिए किया स्पेशली, बट उन्होंने 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया है अब, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये उस टाइम का पूछ रहे थे जब एग्जाम हुआ था, तो 2007 से लेकर 2012 तक 11 चला था, 2012 के लेकर 2017 तक कौन सा चला था, 12th नंबर चला था। तो 2014 में पेपर हुआ है तो उस समय कौन सा चल रहा था आपका, 12th चल रहा था ना, 12th नंबर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ना। चलिए, अभी के लिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, विच न्यू स्टेट कम इनटू बिगेन इन 2011। तो साउथ सूडान आया था, सिविल वार हुआ बहुत दिनों तक, बहुत मारकाट हुई, लोग आर्म्स रिवेलियन कर दिए ना। आर्म्स रिवेलियन मतलब बंदूक लेके रेवेलियन बन गए। फिर सूडान से एक निकला साउथ सूडान, ठीक है। तो ये 9 जुलाई 2011 को बेसिकली सूडान से अलग हुआ और 14 जुलाई 2011 को इसको यूएन का मेंबर भी बना लिया गया और ये बना लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन यूएन, यूनाइटेड नेशन। टोटल कंट्री कितनी हो गई, 193। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, हाउ मेनी मेंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 193। अब देख लो, ये सारे क्वेश्चन 2011 से रिलेटेड हैं, करंट अफेयर के कह सकते हो, बट पूछे गए हैं 2014 में। एग्जाम का एडवर्टीजमेंट आया था 2011 में। अब रेफरेंस आप मिला लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। हालांकि उस टाइम पे आरपीएससी करवाया था, इस टाइम पे आरपीएससी नहीं करवा रहा है इसको। चलिए, इन विच कंट्री द सार्क कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड अगेन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि कहाँ पे हेल्ड किया गया था। तो ऑप्शन है आपका मालदीव, मालदीव में किया गया था इसको। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये होता है सार्क का फुल फॉर्म। मेंबर कौन कौन से हैं भाई, तो मेंबर हैं इसका टोटल 8 कंट्री हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बट 2007 में इसको अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया था, तो टोटल हो जाते हैं 8, ठीक है। चलिए, और ये काफ़ी टाइम से इनएक्टिव भी है। 2016 में इसकी मीटिंग रखी, समिति रखी गई थी इस्लामाबाद में, बट इंडिया ने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कई बार ब्लेम भी करता है कि इंडिया नहीं चाहता कि सार्क आगे बढ़े। फिर से अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी टाइम पे स्टेटमेंट भी आया, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं। इंडिया अगर नहीं आना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, अपने देश में रहना, हमारे देश में मत आओ। लेट्स सी इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होता है। बट ये मान के चलो कि 2016 से लेके अब तक सार्क इनएक्टिव तरीके से पड़ा हुआ है। 2016 से पहले वाली जो समिट हुई थी वो हुई थी काठमांडू 2014 नेपाल में, ठीक है। तब से लेके तो बेकार ही चल रहा सब मैटर। चलिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी इन यूरोपियन यूनियन। तो कौन सी है, यूरो है, डॉलर से थोड़ी महंगी है। अभी अगर हम बात करें करंट स्टेटस की तो 85 पॉइंट समथिंग चल रहा है। 1 यूरो में इतना इंडियन रुपीज होता है, 85 पॉइंट आप 8664 व्हाटएवर दैट, मतलब 85 86 के आसपास लुढ़क रहा है।
जो क्वेश्चन नंबर 19 है कि अरब बसंत या फिर सूत्रपात किस देश में हुआ था, स्टार्ट किस देश में हुआ था, इंग्लिश में इसे कहते हैं अरब स्प्रिंग। तो एक तरह का रिविलियन था ये भी, जो वहाँ के किंग, अभी आप देख ही रहे हो ना कि अरब में पुश्तैनी चल रही है ना, राजा का लड़का राजा वाला सिस्टम चल रहा है, तो बहुत करप्शन भी है। लोग जो आम आदमी वो मानते हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बस तेल बेच के काम चला रहे हैं, उसमें भी लूट कर रहे हैं। तो लोग रिविलियन कर दिए और ये हुआ था तुनिसिया में, ठीक है, स्टार्ट हुआ था तुनिसिया में और पूरा अरब जो साइड है उधर फैल गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका सेकेंड। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान ओबामा, मतलब ओसामा ओबामा नहीं भाई, ओसामा, ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक तो प्रेसिडेंट रह चुका और एक गुंडा रह चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका सेकंड। पाकिस्तान कहता रहा हमारे यहाँ नहीं है, बट अमेरिका वाले किसी तरीके से ढूंढ लिए और मार लिए, खैर कोई बात नहीं। चलिए पाकिस्तान का कोई भी मार लेता है, क्या करे बेचारा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच कंट्री इज परसुइंग स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ठीक है, कौन सा देश मोतियों की माला, बेसिकली चाइना ना क्या कर रहा है कि जो इंडियन ओशियन है ना उसमें पूरा घेर रहा है, रास्ते बना रहा है इंडियन ओशियन में, तो उसी को यूएसए के जो रिसर्चर है ना उन्होंने उसको नाम दिया कि इसे हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं, मतलब समुद्र के रास्ते चाइना घेर रहा है इंडिया को। इंडिया भी काफ़ी उस चीज़ को लेके कॉन्शियस है कि हाँ ये है, तो उसी को कहा जाता है। तो ये कौन फॉलो कर रहा है, चाइना की चारों तरफ से, उधर बेल्ट के रास्ते भी जो पाकिस्तान में बना रहा है उधर से घेर रहा है, समुद्र के रास्ते से भी इंडिया को घेर रहा है। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन। तो हैं ऑप्शन जो है आपका हरदीप सिंह पुरी, जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। 2009 से लेके 2013 तक अभी जो हमारी सरकार है उसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज, कई सारी मिनिस्ट्री है इनके अंदर, जैसे सिविल एविएशन है, हाउसिंग है, कॉमर्स है, ठीक है। तो उस केस के हिसाब से उस टाइम पे जो हरदीप सिंह पुरी जी थे वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे इन यूएन में, ठीक है। अभी के लिए रिप्रेजेंटेटिव आपसे पूछ सकता है कि भाई ठीक है वो तो उस टाइम थे, करंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो करंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस तिरुमूर्ति जी। ध्यान रखना 9 अप्रैल 2020 से हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना, मे भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ इंडिया मे टेक लॉ आफ्टर सिंगिंग द इंटरनेशनल टेरिटरी दैट विल बी द मैंडेटरी फॉर द स्टेट। कह रहे हैं कि किस आर्टिकल की तरह, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली टेक्निकली कहे ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल नहीं बनाती है, रूल बनाता है इंडिया का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है, बट इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट ही हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जिसकी रहती है उसकी मेजोरिटी और वो रूल बना देता है, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हो गई हमारी जापान के साथ और हम चाहते हैं कि इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कुछ रूल्स बनाएं, तो वो पावर देता है आर्टिकल 253 की जो पार्लियामेंट है इंडियन पार्लियामेंट, वो किसी पार्ट के लिए या होल इंडिया के लिए कोई ऐसा रूल बना सकती है इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और वो बाध्यकारी होगा सारे स्टेट्स के लिए। कोई स्टेट ना अनुकूल नहीं कर सकता है कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे इस रूल को, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन है यहां पे आपका 4। ऑन हुज रिकमेंडेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल इज मेड। अब देखो यार कितना नाइंसाफी हो रही देशों के साथ। जो यूएन का जनरल सेक्रेटरी होता है इसको इस पॉइंट कौन करता है, तो इसको अपॉइंट करता है जनरल असेंबली, जिसके 193 मेंबर देश हैं, वो लोग अपॉइंट करते हैं। पर रिकमेंडेशन कौन देता है, रिकमेंडेशन देता है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कितने मेंबर हैं, टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 क्या हैं जिनको हम P5 कहते हैं, परमानेंट मेंबर कहते हैं। वो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो आप सभी को पता है कि चाइना है, रशिया है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है। ये 5 मेंबर हैं जो वीटो भी कर सकते हैं। मान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि इनको देंगे, अगर ये P5 में से किसी एक ने वीटो कर दिया कि नहीं भाई इसको नहीं बनाना है, तो वो ऑप्शन वहीं पे कट हो जाएगा। तो उस टाइम पे जिनको वीटो पावर दिया गया था, कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि वो जो चाइना वाला वीटो पावर है वो इंडिया को मिल रहा था, पर इंडिया उस समय अपने झंझट में पड़ा हुआ था, नहीं ले पाया, या फिर जो भी उस समय का इशू है। कई सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, कई सारे लोग कहते हैं ऐसा था।
कई सारे लोग नेहरू जी को कोसते हैं कि उन्होंने नहीं लिया, मिल रहा था, बट उस टाइम की सिचुएशन क्या थी वो उस टाइम की चीज़ों के हिसाब से ही समझ पाओगे आप। खैर, अभी के लिए कौन है आपसे पूछा जा सकता है मे बी कि अभी के लिए यूएन सेक्रेटरी कौन है, तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, मतलब नाम कुछ ऐसा ही इनका, वो ध्यान रख लेना आप। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर। फिर से वो परमानेंट नॉन परमानेंट, तो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनका टर्म होता है 2 ईयर का। अभी इंडिया भी उसका हिस्सा है, कब तक है, 2022 तक, ठीक है। और ये रोटेट होते रहते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना, अकॉर्डिंग टू द रीजन, बट जो परमानेंट मेंबर हैं वो हमेशा रहते हैं और उनके पास वीटो पावर भी होता है। सबका वोट एक तरफ और एक परमानेंट मेंबर का वीटो पावर एक तरफ, बाकी सबका काम खत्म। जैसे रशिया ने इंडिया के लिए कई बार वीटो किया हुआ है, फ्रांस ने भी किया हुआ है, ठीक है, तो डिपेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न। तो वो होता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से। अब ये बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या, तो ये है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो आ जाते हैं ना, तो उसके वजह से थोड़ा सा बारिश वारिश वहां पे हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड एट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां नहीं पाया जाता है, तो पहले आप ये समझ लो कि कहां पाया जाता है। तो जो फुट हिल्स है ना, आप हिमालयाज का ईस्टर्न फुट हिल्स जो है वहां पे पाया जाता है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह लो ना, जहां पे बारिश होती है अच्छी खासी, आप 90-95 इंच पर एनम जहां पे बारिश होती है वहां पे पाया जाता है। तो जैसे मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार, मणिपुर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, असम और अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, ये सारे रीजन हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। तो जितना नाम लिया मैंने उसमें बिहार आपको नहीं दिखा, तो बिहार इज द ऑप्शन 4। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर लॉस ऑफ द टॉप सॉइल इन द इंडिया। कौन सा रीजन होता है, इसको लेके बहुत आप देखोगे कि ऑप्शन में कंट्रोवर्सी दिखेगा। कहीं पे इसको विंड इरोजन दिया गया होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, कई सारे जगह कह रहे हैं वाटर इरोजन, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका वाटर इरोजन का, क्योंकि वाटर काफ़ी हैवी होता है एज कंपेरिजन टू एयर। तो अब इरोजन का मतलब है कि जो ऊपरी सतह, टॉप इरोजन मतलब उसको उड़ा के कौन ले जाता है। देखो कहीं पे बारिश हुई तो मिट्टी ऊपर की बहती है ना, हवा से तो कितना मिट्टी उड़ेगी नहीं, तो इरोजन ज़्यादा कौन करता है, वाटर करता है ना। तो ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपका 3। चलिए 29 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नॉर्थ वेस्ट राजस्थान कम अंडर द विच फिजिकल डिवीजन। तो ये आता है आपका डेजर्ट वाले में, कि इंडिया का जो डेजर्ट वाला पोर्शन है उसमें आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विच स्टेट आर एमंग द हाई फ्लड प्रोन्स स्टेट इन द इंडिया। तो वो कौन से स्टेट हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड केरला। देखिए आप यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है जो दिया गया है उसमें से, बट एक चीज समझ लो ना कि फ्लड कहाँ पे आएगा। फ्लड आने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। मेजर रीजन होता है कि जो नदी होती है जो पहाड़ी एरिया से आती है, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश का मैं नाम ले रहा हूं तो गंगा जी आती हैं पहाड़ों से, उत्तराखंड से निकल के आती हैं। अब उत्तराखंड में बाढ़ नहीं आता उसी पानी से, क्यों, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, पानी फटाफट नीचे निकल जाता है। बट जैसे ही ये उत्तर प्रदेश में पहुंचती हैं, ये क्या मैदानी इलाका है, तो वाटर क्या होता है, स्प्रेड होता है, और जैसे ही ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आया गंगा जी में, तो वाटर स्प्रेड हुआ, उसका लेवल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि फ्लो कम हो गया है। तो इस वजह से वहां पे क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। बिहार में भी यही सारे रीजन है, ज्यादा पानी आया नदी में तो बिहार में तो हर साल फ्लड आता है, यूपी से ज्यादा परेशान बिहार है। केरला में जो फ्लड आने का रीजन है वो जनरली हैवी रेन है। अभी रिसेंटली 2-3 बार आया था, पिछली बार बहुत सारे लोग मर गए, बहुत तेजी से बारिश हो जाती है वहां पे, जिसके वजह से फ्लड आता है। चाइना में भी बारिश की वजह से फ्लड आ गया था, तो ये देख पाओगे आप, जब वाटर लेवल जमीन का ज़्यादा होता है और उस टाइम पे बारिश होती है तो फ्लड आने के चांसेज और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, आपका 3 है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन 31 है, तो आपको बता देता हूं 6 सेशन ऋतु होती हैं जिसे हम कहते हैं। वसंत मार्च से अप्रैल तक का सेशन, तो वसंत आप देख पाओगे यहाँ पे, कहाँ पे लिखा हुआ है वसंत, मार्च से अप्रैल, तो ठीक दिया गया ऑप्शन। फिर बसंत खत्म हुआ, बसंत जब पतझड़, पत्ते गिर जाते हैं, नए फूल आते हैं ना, बहुत कवि लोगों ने गाना लिखा है उस पर। फिर ग्रीष्म आता है, मतलब गर्मियों का टाइम आता है, तो मई जून हो जाती है ग्रीष्म वाली, तो ग्रीष्म भी दिया है, मई जून ठीक है।
फिर गर्मियों के बाद क्या आती है, बारिश आती है, तो उसे वर्षा ऋतु हम कहते हैं। जुलाई अगस्त जिसे मान के चलते हैं हम, तो वर्षा ऋतु का यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। फिर क्या आता है, शरद ऋतु आती है ना, शरद मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडी, हल्का ठंडी स्टार्ट होती है, तो एंड ऑफ सितंबर से ये स्टार्ट होती है, मिड नवंबर के आसपास आ जाती है। फिर हेमंत ऋतु आ जाती है जो आपका लेट नवंबर, हेमंत लेट नवंबर से आपकी दिसंबर तक चलती है। फिर शिशिर ऋतु आ जाती है, जैन से फैब तक चलती है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे आपका ये जो शरद है ये एंड सितंबर से मिड नवंबर तक जाती है, तो सितंबर टू अक्टूबर लिखा हुआ है, ये नवंबर तक जाते हैं, मिड नवंबर तक। तो ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पे मैचिंग कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 32, विच इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया। तो वो कौन सी इंडस्ट्री है, वो है आपकी सबसे पहले नंबर पे आती है केमिकल, दूसरे पे टेक्सटाइल, तीसरे पे आयरन स्टील आती है। सर्विस सेक्टर में आईटी सेक्टर या फिर बैंकिंग भी आता है, अगर सर्विस सेक्टर की स्पेशली बात करें, बट यहाँ पे वो ऑप्शंस हैं नहीं, यहाँ पे हमको ऑप्शन के हिसाब से ही चुनना है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपकी कॉटन या फिर टेक्सटाइल जिसे हम कहते हैं ना, कपड़े उपड़े वाला उद्योग, यो वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन ईयर 2011-12 प्रोजेक्टेड तो था इस समय की 6.7 के आसपास जाएगा, बट रेट रह गया था 4.5 के आसपास। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट इस टाइम का भी प्रोजेक्शन आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी 8.3 के हिसाब से, और भारत सरकार कह रही है कि हम ग्रो करेंगे 9.2 के हिसाब से। तो दोनों डाटा आप ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच 5 ईयर प्लान विल इंड इन द मार्च 12। कौन सा 5 ईयर प्लान इंड हुआ था, तो वो हुआ था 11th वाला, फिर इसके बाद 12th स्टार्ट हुआ था 12 से 17, फिर इसके बाद प्लान ही खत्म हो गया पूरा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 34 का 3। चलिए द सेक्टर विच हैज द हायर ग्रोथ रिसेंटली रिस्पेक्टिवली आर, ये उस समय का पूछ रहे हैं ना, 2011, 12, 13 के हिसाब से ये पूछ रहे हैं जो भी। तो उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट था वो सबसे ज़्यादा था, मतलब सर्विस सेक्टर का ही ज़्यादा था, अभी भी सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है, एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्री, इसके बाद सर्विस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। और आज के हिसाब से भी पूछें तो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सर्विस सेक्टर ही है, इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो कर रहा है काफ़ी हद तक। इंडस्ट्री सेक्टर की हालत थोड़ा सा खराब है क्योंकि कोविड है, ठीक है। तो अभी का मैचिंग हम देखें तो अभी हो जाएगा आपका सबसे कम इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर, फिर आपका सर्विस, ठीक है। सर्विस में जनरली मेजर जो पोर्शन चंक है वो आईटी और बैंक का है। होटल इंडस्ट्री तो खराब ही चल रही है, होटल वाले भी सर्विस में आते हैं, बट उनकी हालत तो खस्ता ही है कोविड की वजह से। चलिए 36 है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द ईएल नीनो। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है आपके जियोग्राफी के फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। ईएल नीनो, बेसिकली ईएल नीनो क्या होता है, दैट इज द जो इक्वेटर की वार्म एयर होती है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द टेम्पररी जो कोल्ड एयर होती है पेरुवियन की ना, उससे रिप्लेस हो जाती है। तो जो टेम्परेचर होता है ना वो अराउंड 10 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, जो पेरुवियन टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, इवापोरेशन बढ़ जाता है, फिर तो इवापोरेशन हो रहा है तो बारिश हो सकती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे ड्रॉट आ जाता है। बेसिकली इंडिया में तो देखा गया, अगर मैचिंग करें ना, तो जब भी ये सीजन आता है, ये हर बार नहीं आता है, ये जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है 3 to 7, हाँ कुछ यही रेशियो होता है, कहीं पे 3 to 7 कह सकते हैं, कहीं 4 to 7 के बीच में आता है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, बट नॉट ट्रू आपसे पूछा है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके वजह से, तो कहीं पे फ्लड आएगा, कहीं पे ड्रॉट आएगा, एक्सट्रीम कंडीशन पूरी दुनिया में ये बना देता है, ठीक है। इफ इफेक्ट वेदर इन इंडिया, हाँ इंडिया में भी इफेक्ट रहता है, जनरली देखा गया कि ड्रॉट आता है इसकी वजह से इंडिया में, बट यहाँ के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है। ये ज़्यादा सटीक मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब ज़्यादा एक्यूरेटली मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटेंशन ही है वार्म एयर इक्वेटर का, ठीक है। वही करंट तो रिप्लेस होती है कोल्ड करंट से, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो थर्ड इज द अप्रोप्रिएट एज पर द क्वेश्चन, नॉट ट्रू है पूछा गया है। हालांकि इंडिया पे भी इफेक्ट होता है, बट ऑप्शन के कंपैरिजन में देखें तो 3 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विच मिनरल प्रोडक्ट हैज बीन लेस देन 90% इन शेयर ऑफ राजस्थान।
राजस्थान में जो मिनरल प्रोडक्शन होता है, राजस्थान एक रिच मिनरल स्टेट है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है जिसका कंट्रीब्यूशन 90% से कम है, तो वो ऑप्शन है आपका फेलेस्पर। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन होता है ये होता है कुछ राजस्थान में 65-67%, 66% के आसपास। ये वेरिएशन थोड़ा बहुत 1-8% का रहता है। बाकी जो लेड है ये 88-90% के आसपास। जिंक भी बहुत होता है, सेलेनाइट तो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो ये भी है, प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा होता है, 90% से अबव कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है आपका? सेकेंड। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, द बाउंड्री ऑफ स्टेट राजस्थान कितने से करते हैं भाई? 5 से। कौन कौन से हैं? राजस्थान के अगर नॉर्थ में चले जाएं तो पंजाब और हरियाणा है, नियरेस्ट भी हैं, कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, शायद इसी में पूछा गया है, नियरेस्ट हैं सबसे। ठीक है, और ईस्ट साउथ में देखा जाए तो यूपी और एमपी हैं, और साउथ वेस्ट में देखा जाए तो गुजरात है, और देखा जाए कि पाकिस्तान का बाउंड्री भी लगती है। ठीक है, तो स्टेट, इंडियन स्टेट की बात करें तो इंडियन स्टेट हो जाएंगे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, तो टोटल हो जाएंगे 5। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज एज पर द शेयर, तो कौन सा है लार्जेस्ट? उदयपुर ना, उदयपुर काफ़ी शेयर करते हैं, मतलब उदयपुर का जो टोटल लैंड है वो कवर्ड हो जाता है 23 पॉइंट समथिंग से 5% के आसपास उससे। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ है ना, जो 23.234 के आसपास कवर कर लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको रटे हुए होने चाहिए ना, जो राजस्थान के रेफरेंस में है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द राजस्थान एट सिरिक्छा। ठीक है, ये अलवर में है बेसिकली। अलवर में एक और भी है जिसे हम कहते हैं मुकुंदरा हिल। 4 हैं टोटल, 4 रिजर्व हैं, ध्यान रखना। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कितने हैं टोटल। बाकी अगर इनका बात करें तो ये पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। काजीरंगा की बात करें तो ये आसाम में है। तो ये सब एज सच अगर आप याद रखते हो तो वेल एंड गुड, बट सारा आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत है। 4th अभी रिसेंटली ऐड किया गया है रामगढ़ विषधारी, जो कि 4th है इसमें, टाइगर रिजर्व में ऐड किया गया इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, विच क्रॉप्स हैज़ अबाउट द हाफ ऑफ इंडियन प्रोडक्शन इन राजस्थान, तो ये बेसिकली हैं मस्टर्ड, सरसों वाला जो हम प्रोडक्ट करते हैं। बाकी सारे भी प्रोड्यूस किए जाते हैं राजस्थान में, बट कॉटन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है आपके गुजरात में, और इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये आंध्र प्रदेश में, 80% कंट्रीब्यूशन होता है। ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गुजरात में ना, गुजरात मतलब इसमें सबसे आगे है, और इसमें तो कौन सा आगे है? राजस्थान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान रखना। विच पार्ट ऑफ द राजस्थान हैज हाईएस्ट मेज प्रोडक्शन, मतलब वो मक्का का प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है, कौन सा वो पोर्शन है? तो उदयपुर वाला जो डिवीजन है ना, वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये सारे क्वेश्चंस रटने वाले हैं, आप इन सब क्वेश्चंस को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच एनिमल हैज डिटेरियोरेशन ट्रेंड इन राजस्थान, तो वो है कैमल। कई सारे प्रोटेक्शन के लिए कर रही है गवर्नमेंट, बट धीरे धीरे क्या होता है कि इनका यूज घट रहा है ना। अब गाड़ी मोटर आ गए हैं, रोड बन गए हैं। पहले थोड़ा सा रेगिस्तान जैसे था, रोड नहीं था तो गाड़ियाँ चल नहीं पाती थी, तो वो सराउंडिंग के हिसाब से कैमल ज़्यादा थे, बट अब धीरे धीरे ये घट रहे हैं। और ये स्टेट एनिमल भी है, ये भी है स्टेट एनिमल, और चिकारा भी है स्टेट एनिमल। ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। गेम की बात करें तो बास्केटबॉल है, डांस की बात करें तो घूमर है, ट्री की बात करें तो खेजरी है, बर्ड की बात करें तो गोडावन है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए ना, कि आपके यहाँ का पक्षी कौन सा, स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट ट्री कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट डांस कौन सा है। ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। विच इज़ नॉट अ ब्रीड ऑफ काऊ, तो ये मुर्रा है, सिंपल, ये भैंस की ब्रीड होती है, बाकी तो गाय की ब्रीड है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच इंटर स्टेट वाटर सोर्स प्रोवाइड अस मोस्ट वाटर, मतलब अस का मतलब राजस्थान का पेपर, राजस्थान के सेंस में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी है चंबल, रवि और ब्यास सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, द फास्ट डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द राजस्थान। केवल राजस्थान की बात नहीं हो रही है, कहीं पे भी जो है फॉरेस्ट का जो है डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है,
क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग लकड़ियों का यूज़ है जो काट के लगा रहे हैं, चाहे वो पेपर बनाने के लिए हो, चाहे घर के यूज के लिए हो, चाहे एज ए फ्यूल हो, मतलब काट रहे हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। तो डिफॉरेस्टेशन का तो मेन रीजन यही है कहीं पे भी। हालांकि गवर्नमेंट कई सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रही है कि आप नहीं काट सकते हो, काटते हो तो प्लांटेशन करो, बट ठीक है फिर भी हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही है? तो 47 का कॉम्बिनेशन है आपका 3। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बाकी कॉर्बेट की बात करें तो कॉर्बेट है उत्तराखंड में, जिसे हम यूके कह सकते हैं ना। बादीपुरम कहाँ पे है? कर्नाटका में है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है? आंध्रा दे रखा है, ठीक है। गिर कहाँ पे है? गुजरात में, बट यहाँ पे क्या दे रखा है? राजस्थान दे रखा है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका 4, बाकी सब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो? तो ये उस टाइम के हिसाब से पूछा गया है, तो उस टाइम के हिसाब से उड़ीसा था। अभी के हिसाब से कहें तो बिहार है सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट। बिहार के बाद आई थिंक सो झारखंड है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, इस तरीके से कुछ रेशियो है गरीब स्टेट्स की। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 50, विच स्टेट अबाउट द बॉर्डर ऑफ द राजस्थान स्टेट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर नियरेस्ट। हरियाणा और पंजाब आर नियरेस्ट ना, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे आने वाले पार्ट्स में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को बिना लाइक किए ना जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।